हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल नूरी स्टडी क्लासेस में। और आज जो हम ये वीडियो स्टार्ट किए हैं वो किए हैं क्लास 12th हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री का जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, उसको हमने कवर कर दिया। उसका ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो इस सेकंड पार्ट में जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या VVI क्वेश्चन कह लें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे बन पाए वो सारे को मैंने इनमें कवर कर दिया है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन मुझसे छूट गए हों तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए, मैं आपको करवा दूंगा वो क्वेश्चन भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो इस एपिसोड का हमने लिया है पहले अध्याय का हड़प्पा सभ्यता से, वो ये लिया है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, रुकिए एक सेकंड, यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, ठीक है, वो मतलब खाद्य पदार्थों में कौन कौन से खाद्य पदार्थ उपयोग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि हड़प्पा वासी के लोग भोजन या खाद्य पदार्थों के नाम लिखें। तो देखिए, पहला वो जो पेड़ पौधों से उत्पाद प्राप्त करता था, जैसे फूल, गंध, ये सब वगैरह से मतलब अपना क्या करता था, भरण पोषण करता था। उसके बाद दूसरा मांस मछली खाया करता था। और वहाँ हड़प्पा सभ्यता में कुछ अनाज के दानों का भी अवशेष मिला है। तो वो अनाज के दाने किस लिए होंगे, तो शायद जाहिर सी बात है कि वो अनाज के दाने शायद खाने के लिए ये लोग उपलब्ध करते थे। तो अनाज के दानों में जो मिला है वो हमें मिला है जौ, गेहूँ, चना, सफ़ेद सफ़ेद चना मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दाल और जो अनाज, मोटे अनाज तौर पर होते हैं, वो सब मिला है। तो याद रखिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो 2 नंबर में अगर आप 2 पॉइंट लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने यहाँ पे 3 पॉइंट आपको कवर कराए हैं। अगर तीनों पॉइंट आप याद रखते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स मिलेगा अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पशु कौन कौन थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से पशु पाले जाते थे और कौन कौन से पशु जंगल में पाए जाते थे। ठीक है, तो 2 तरह के पशु होते थे, एक पालतू पशु होते थे जो कि घरों में पाले जाते थे, और दूसरा जो जंगलों में रहते थे। तो देखिए, पालतू पशु के अंदर आता है मवेशी, मवेशी में भेड़, बकरी, ठीक है, भैंस, सूअर, ये सब आते हैं। उसके बाद जंगली पशु में, जंगली जानवरों में आते हैं हिरन, घड़ियाल, जंगली सूअर इत्यादि, ये सब आते हैं जंगली जानवरों के अंदर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लें या VVI क्वेश्चन कह लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लें, जो भी कह लें, ये इसके लिए ये एग्जैक्ट है। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि हड़प्पा कालीन जो लिपि है, मतलब हड़प्पा की कैसी, किस तरह हड़प्पा की जो लिपि है वो कैसी है, तो वो चित्रात्मक लिपि हमने पढ़ चुका है। ठीक है, और इसमें चिन्हों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 375 से 400 के बीच थी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसको एक रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है। ठीक है, और या तो या में मतलब इसी क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से बनाकर पूछ सकता है कि सेंधवा सभ्यता, सेंधवा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को ही कहते हैं। ठीक है, तो सेंधवा सभ्यता की लिपि जो थी इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, या तो आपसे ये भी कुछ क्वेश्चन पूछा सकता है कि सेंधवा सभ्यता की लिपि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें या प्रकाश डालें। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन जो है वो एक ही हैं, लेकिन पूछने का तरीका जो है वो अलग अलग हो चुका है। तो चलिए, तीनों का जब एक ही क्वेश्चन है तो आंसर उसका सेम ही होगा। इसके आंसर को जानते हैं। तो कि इसका आंसर ये होगा कि समस्त लिपि, क्योंकि मतलब इस लिपि को पहले जानते हैं कि इस लिपि को रहस्यमय लिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस लिपि को अभी तक समझ नहीं पाया है। ठीक है, इस लिपि को समझ ही नहीं पाया है, मतलब ये इसमें चिन्हों की संख्या जो थी वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि 375 से 400 के बीच है। और ये वर्णमाला के तरह नहीं, ये एक चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को अगर दर्शाया जाता है, डिनोट किया जाता है, तो वो चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसी में यह कहा गया है कि रहस्यमय लिपि क्योंकि अभी तक इसे समझा नहीं
गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कह रहे हैं कि वर्णमाला लिपि ना होने के कारण चिन्हों वाली लिपि है। ये वर्णमाला लिपि नहीं होकर कैसी लिपि है, तो चिन्हों वाली लिपि है, मतलब चित्रात्मक लिपि है। और प्रत्येक चिन्हों का कोई ना कोई वास्तविक विशेष है, मतलब कोई ना कोई वस्तु विशेष है और इसका विशेष संकेत है, मतलब हर एक चिन्हों का कोई एक अर्थ निकलता है और उसका संकेत, वो चिन्ह किसी चीज़ की ओर या किसी वस्तु के ओर वो संकेत करता है। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप कह रहा है कि जो ये चिन्हों की संख्या है इसमें 375 से लेकर 400 के बीच है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए हमारे जो इंग्लिश के 26 लेटर हैं, इसमें मान लीजिए कि 375 या लगभग 400 के बीच चित्र हैं। तो इन 400 चित्रों को याद रखना कितना कठिन बात है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ता अगला कह रहा है कि यदि लिपि, और ये जो लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, इस तरफ से इस तरफ लिखी जाती है, इस तरफ से। ठीक है, तो जिस तरह से आप उर्दू होता है ना, उर्दू में कोई चीज़ लिखते हैं तो उर्दू इस तरफ से लिखा जाता है। ठीक है, उर्दू जो लैंग्वेज होता है तो इस तरफ से लिखा जाता है। तो उसी तरह से ये चित्रात्मक लिपि जो हड़प्पा सभ्यता की थी वो भी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं कि लिपि जो थी वो विभिन्न वस्तुओं और मुहरों, मूर्तियाँ, घड़ियाल और शिल्पाकृतियों इत्यादि पर उत्कीर्ण होते, मतलब इन सभी चीज़ों पर क्या होते थे, ये लिपि सजाई जाती थी, चित्रों के अनुसार सजाई जाती या खूबसूरती को बढ़ावा देने के लिए इसके उत्कीर्ण किया जाता था, मतलब सजाया जाता था। किस पर, तो किसी वस्तुओं पर, मुहरों पर, हड़ियालों पर या शिल्पाकृतियों पर। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर ये चित्रात्मक लिपि सजाई जाती थी। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन का जो आंसर था, हड़प्पा सभ्यता को रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है या हड़प्पा सभ्यता के चित्रात्मक लिपि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। वैसे क्वेश्चन तो एक ही था, लेकिन पूछा गया जो था वो 3 तरीके से पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे से गौर कीजिए और इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पढ़ने में भी आसानी होगा और एग्ज़ाम में लिखने में भी बहुत आसानी होगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की कृषि उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि होती थी वो किस तरह से होती थी, कैसे उस पर मतलब उसको पटवन कैसे, मतलब सिंचाई कैसे की जाती थी, अनाज कैसे उगाया जाता था। ठीक है, और खेतों में जो हल चलाया जाता था वो किस तरह से होता, तो इन सब के बारे में जानेंगे, मतलब कृषि के बारे में जानेंगे। तो देखिए कृषि का जो प्रधानता है, कृषि की प्रधानता मतलब प्रमाण हमको जो मिला है कृषि का, वो मिला है अनाजों के दानों से। अनाजों का दाना मिला तो हमको ये पता चला, इतिहासकारों ने ये हमें बताया कि अनाजों के दानों से ये पता चला कि यहाँ पे शायद यहाँ के लोग कृषि करना भी जानते, यानी कि खेती करना भी जानते थे। अब देखिए अन्नागार, विशाल अन्नागार जो था वो इसका ये कहाँ था, तो ये मोहनजोदड़ो में स्थित था। ठीक है, आपको याद रखने हैं मोहनजोदड़ो एक प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, और इसकी जो खोज हुई थी वो 1922 में हुई थी, आपको याद होगा। तो इस अन्नागार जो था ये मोहनजोदड़ो में था। और ये अन्नागार क्या होता था कि मतलब इसमें ये गोडाउन होता था, जिस तरह से आज गोडाउन होता है, सरकारी गोडाउन, वहाँ पे क्या रखे जाते हैं, अनाज रखे जाते हैं। और जब मतलब भुखमरी या अकाल पड़ जाता है तो सरकार वो क्या करता है, उन गोडाउनों से अपना अनाज लाकर अपने जनता को क्या करता है, उसके भूख मिटाने के लिए वो उपलब्ध कराते। ठीक है, तो उसी तरह से ये अन्नागार था मोहनजोदड़ो का। जब हड़प्पा सभ्यता में या मोहनजोदड़ो में अकाल पड़ जाता था तो इस अन्नागार से अनाज को लाया जाता था और अपने नागरिकों को प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है, तो ऐसा होता था। उसके बाद अब जूते हुए खेत जो थे इसका प्रमाण मिला है। तो जूते हुए खेत जो मिले तो इससे भी पता चलता है कि खेत जो जुता हुआ है तो शायद यहाँ के लोग जो थे वो क्या कृषि करना जानते थे। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे ये बनते हैं कि जूते हुए जो खेत थे इनका जो प्रमाण मिला है वो कालीबंगन से मिला है। ठीक है, तो कालीबंगन भी एक प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, तो जूते हुए खेतों का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है और ये अन्नागार जो था ये मोहनजोदड़ो में था। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक। उसके बाद आगे के अगला स्टेप कह रहा है कि जो मुहारे, मिट्टियाँ, मूर्ति और संकेतक की वृषभ का प्रयोग खेती था, मतलब इस सब का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था और इसकी भी खेती, मतलब खेती के रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि लकड़ी के हल का प्रयोग, मतलब जो हल होता था, शायद आपने हल देखा होगा, जो गाँव से हैं उसको तो पता होगा कि हल किस तरह से होता था, जो शहर से हैं उसको शायद नहीं पता है कि हल किस तरह, इस टाइप का होता है हल।
और यहाँ पे जो अभी आप देखेंगे तो अभी भी तो हल नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं जाकर देखेंगे तो गांव में तो शायद मिल सकता है। यहाँ पे हल जो होता था इसमें अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे लोहे की फाल, इसको फाल कहा जाता है, तो यहाँ पे लोहे की फाल लगी होती थी, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, अभी लोहे की फाल लगी होती है, लेकिन पहले यहाँ पे लकड़ी की ही फाल लगी होती थी जिससे कि मिट्टी खुरचा जाता था, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा ये जो लोहे की लकड़ी की जो फाल होती थी इससे ज़्यादा मिट्टी खुरच नहीं पाते थे और अच्छे से जुताई नहीं हो पाता। तब क्या हुआ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पे क्या क्या लोहे की फाल लगा दी गई। ये आपको सेकेंड चैप्टर में पढ़ा दिया गया है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर का जो वीडियो बनाए थे उसमें आपको पढ़ा दिया गया है। उसके बाद आगे कह रहा है कि सिंचाई साधन, मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग जो सिंचाई करते थे वो किस तरह से करते थे, तो नहरों से करते हैं, ठीक है। और नहरों का जो प्रमाण मिला है वो सोतघई में मिला है। कहाँ मिला है, सोतघई में। नहरों का प्रमाण सोतघई में मिला है, ठीक है। और कुओं से सिंचाई की जाती थी, नहरों से, कुओं से और तालाब से, ठीक है। तो नहरों का प्रमाण सोतघई से मिला है, कुओं का प्रमाण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिला है। तो कुआं जो था, कुआं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को मिला करके 550 या 555 शायद 550 था, इतने के बीच लगभग 550 के करीब कुओं की संख्या थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को मिला करके, ठीक है। उसके बाद तालाब का जो प्रमाण मिला है वो धौलावीरा से मिला है, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के भी चांस होते हैं। वो क्या होते हैं, पहला होता है कि खेती का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन से। दूसरा ये कि सिंचाई जो किया जाता था उसमें हड़प्पा सभ्यता में वो किन किन साधनों से किया जाता था, तो नहर, कुआं, तालाब। और तीसरा अन्नागार जो है वो कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो में है, ठीक है। और चौथा कि ये जो तालाब का प्रमाण मिला है वो कहाँ मिला है, तो धौलावीरा से मिला है, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव इस साथ के साथ कवर होते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि क्या आप मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। मतलब आपको ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी, कैसे थी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें हम ये आंसर लिखेंगे, हाँ मानते हैं हम ये कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। अब क्यों मानते हैं उसका कारण यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो देखिए कारण में ये कह रहा है कि ये जो पूर्णतः नियोजित शहर था, मतलब हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक नियोजित शहर सी बसाया गया शहर था, क्योंकि ये 2 भागों में विभाजित किया गया था। हड़प्पा सभ्यता को कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो 2 भागों में। एक जो था वो दुर्ग शहर था और दूसरा निचला शहर। दुर्ग शहर क्या करता था, दुर्ग शहर जो था वो क्या था, आवास भवनों का प्रतीक था। दुर्ग शहर पे अमीर सम्राट व्यक्ति रहते थे, यानी कि बड़े खानदान के राजा महाराजा टाइप के लोग रहते थे दुर्ग शहर पर। और जो निचला शहर था ये आवास भवनों का प्रतीक था, यानी कि यहाँ पे गरीब किसान टाइप के लोग रहते थे, ठीक है। कि जो कृषि करते थे, खेती से अपना भरण पोषण करते थे। तो इस तरह के लोग जो रहते थे वो निचला शहर में रहते थे, ठीक है। उसके बाद अगला कह रहा है कि चौड़ी एवं लंबी सड़कें थी। यहाँ की जो सड़कें थी वो बहुत ज़्यादा चौड़ी थी और बहुत ज़्यादा लंबी थी, ठीक है। मतलब लंबी और चौड़ी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब ये सड़कें अगर इधर से आ रही हैं, दूसरी सड़कें इधर से आ रही है तो एकदम एकदम सीधी थी, ठीक है। आजकल हम जो सड़क देखते हैं ऐसे आती है, ऐसे 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 ऐसे। फिर अब देखिए यहाँ पे जो मोड़, एक ट्रक इधर से आया, एक ट्रक इधर से, बीच में जाम लग गया। अब कहीं होता है कि जो शहर टाइप का होता है क्या करता है, बगल में दुकान होता है, कोई शॉप होता है तो उसके बगल में छतरी ऐसे दे देता है यहाँ तक। उसके बाद ये इधर से भी दुकान है तो इधर भी छतरी इतना बड़ा। अब बीच में जगह, 2 मोटरसाइकिल आया उसमें के लिए जगह नहीं बचा। तो इस तरह से मोहनजोदड़ो का नहीं था, ठीक है। ये एक बनाया गया शहर था, इसको नियोजित किया गया था, अच्छे ढंग से बनाया गया था, ठीक है। तो ये यहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे पर समकोण पर काटती थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो ये हड़प्पा सभ्यता वाला जो पतन के कारण है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 3 बार 4 बार, किसी में 4 बार, किसी में 5 बार, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो ये और मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं ये सभी बोर्डों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, CBSE बोर्ड, UK बोर्ड, HBSC बोर्ड, किसी भी बोर्ड से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिलेबस जो है वो
सबका एनसीईआरटी है, इसलिए ये क्वेश्चन आप अगर आपने अपना सिलेबस देखेंगे उठाकर या अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। मतलब इतनी अच्छी जब सभ्यता थी तो आखिर इस सभ्यता को मतलब इस सभ्यता का ख़त्म कैसे हो गया। ठीक है, ये सभ्यता ख़त्म कैसे होगी, इसका पतन कैसे हो गया, तो उसका कारण जानते हैं। तो इतिहासकार जो है इसका पतन के जो मेन कारण है वो हमें नहीं बता पाते, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है कि इसका पतन कैसे हुआ है। तो वो हमें अंदाजे के तौर पर ये बताते हैं कि इसका पतन इन कारणों के वजह से शायद हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए उन कारणों में से निम्नलिखित कारण है वो ये है कि बाढ़ के कारण क्या हुआ कि इसका विनाश हो गया। ठीक है, दूसरा बात यह है कि सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन, मतलब बगल में जो सिंधु नदी थी उसने क्या हुआ कि अपना मार्ग बदल लिया और इसको हड़प्पा सभ्यता को तहस नहस कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसके बाद जलवायु परिवर्तन, क्या पता वहाँ के मौसम में परिवर्तन हो गया, कुछ दिनों तक कुछ सालों तक वहाँ पे वर्षा नहीं हुई या वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा हुई। ठीक है, तो क्या हुआ कि वहाँ पे सूखा पड़ गया और वो सभ्यता ख़त्म हो गई। उसके बाद भूकंप के कारण, क्या पता वहाँ पे भूकंप आ गए हों जिसके वजह से ये सभ्यता समाप्त हो गई हो, या उसी समय पे आर्य लोग आए थे। ठीक है, तो क्या पता जो आर्य लोग आए थे और ये आर्य लोग जो थे वो हड़प्पा सभ्यता के ही बगल में ही बसे थे। ठीक है, तो उसी क्या पता कि जो आर्य लोग आए थे इन्होंने क्या क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों पर आक्रमण किया होगा और यहीं पे आकर ये आर्य लोग बस गए होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकाय प्रणाली अच्छी थी कैसे। मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकाय प्रणाली थी वो अद्भुत थी, अच्छी थी, आखिर कैसे थी। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि यहाँ की जो नालियाँ थी, ठीक है, यानी कि नाली जो होती थी वो क्या होती थी, मिट्टी के गारों और जिप्सम से बनी होती थी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नाली किससे बनी होती थी, तो मिट्टी के गारों और जिप्सम से बनी होती। ठीक है, और इनको बड़ी बड़ी ईंटों और पत्थरों से ढका गया था ताकि नाली को, आजकल हम क्या करते हैं कि बड़ा सा वो चट्टान बनाते हैं और उसके बाद नाली के ऊपर ढक देते हैं हम। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं, लेकिन उस समय क्या होता था कि ईंटों और पत्थर से ऊपर से ढक दिया जाता ताकि इसके बीच में कोई कंकड़ पत्थर या इसके अंदर का सामान बाहर ना आए। ठीक है, तो इसलिए इसे ढक दिया जाता था। उसके बाद आगे कह रहा है कि जो घरों का छोटा छोटा नाली होता था, मतलब जो घर का छोटा सा पानी निकलने का नाला होता था, नाली होती थी, वो क्या करता था कि बाहर बड़े से नालों में जाकर मिल जाता था। ठीक है, जो गांव में रहता था एक बड़ा सा नाला, वो घर के छोटे से नाली ये निकलता था और ये क्या करता था, इस बड़े से नाले में आ जाता था और ये बड़ा सा नाला क्या करता था, अपने शहर के बाहर जाकर अपने इस दुर्गंध पानी को बहा देता था। ठीक है, शहर के बाहर। उसके बाद आगे कह रहा है कि जो घरों से गंदे पानी के निकास के लिए सड़कों के दोनों तरफ गड्ढे बना दिए गए थे। ठीक है, मतलब ये जो सड़क था उसके दोनों तरफ क्या किए कर दिए गए थे, गड्ढे बना दिए गए थे छोटे छोटे। इसलिए बना दिए गए थे कि घरों से जो पानी निकले वो क्या करे, इस गड्ढों में आकर आकर रुक जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ये गड्ढे नहीं बनाते तो क्या होता कि सड़क पर ये पानी आ जाते और सड़क पे चलने वालों के को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। इसलिए सड़क के दोनों तरफ क्या बना दिए गए थे, गड्ढे बना दिए गए थे। ठीक है, और नालियाँ ढकी हुई थी जिससे कि पानी नहीं फैलता था। उसके बाद आगे कह रहा है कि प्रत्येक घर जो होता था वो कम से कम एक दीवार या गली से सटा होता था। यानी कि हर एक, मान लीजिए कि ये घर है और इसके बीच में ये एक ये एक मान लीजिए कि, रुकिए एक सेकेंड, मानिए कि ये एक वो है, गली है। ठीक है, ये एक गली है और इधर जो एक घर है वो क्या है, वो इस दीवार से सटा हुआ है और इस तरफ जो एक घर है वो इस दीवार से सटा है। मतलब प्रत्येक घर जो होता था वो गली के एक दीवार से सटा होता था। ठीक है, और जिससे कि घर का गंदा पानी नाली से होकर बहता था। ठीक है, मतलब घर का जो पानी, गंदा पानी होता था वो नाली से होकर बहता। तो ये जो हमारी थी कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकाय प्रणाली अद्भुत थी या अच्छी थी, कैसे थी, क्यों थी, इसके बारे में जो क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे विनती कि इसे नोट डाउन कर लें और इसे पढ़ें। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लें, आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता, शायद ये क्वेश्चन हमने कर लिया, सॉरी, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उस समय मैंने मतलब मुझसे छूट गए थे,
तो यहाँ पे देखिए एक बार और इसे क्लियर कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि ये शहर बसाया गया था। ये दो भागों में विभाजित था, एक दुर्ग शहर और एक निचला शहर। दुर्ग शहर जो था वहाँ पे अमीर लोग रहते थे और निचला शहर जो था यहाँ पे गरीब किसान टाइप के लोग रहते थे। और ये जो सड़कें थी ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ से आता था कि पक्की ईंटों से बनी बहु मंजिला मकान था। मतलब यहाँ पे मोहनजोदड़ो में हमने देखा कि बहुमंजिला मकान यानी कि 2 मंजिला मकान भी हमें मिला है पक्की ईंटों से बना। ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि प्रत्येक घर में कुआं और स्नानागार होता था या अन्नागार होता था। ठीक है। अन्नागार अलग है और स्नानागार अलग है। मतलब हर एक घर में एक घर होता था, उसके एक कोने में क्या होता था, एक कुआं बना होता था और उसके दूसरे कोने में, ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, एक स्नानागार होता था। ठीक है। स्नानागार या उसी के साइड में भी किसी किसी में घर में मिलता है कि उसी के साइड में स्नानागार रहता था। ठीक है। तो ये टॉपिक। उसके बाद आगे कह रहा है कि विकसित जल निकाय प्रणाली जो ढकी हुई थी, मतलब यहाँ की जो जल निकाय प्रणाली थी वो क्या थी, बहुत अद्भुत थी। क्योंकि यहाँ की जो नालियाँ होती थी वो पक्की ईंटों से बनी होती थी और गार और जिप्सम से ये इस पर पेंट चढ़ी होती थी। ठीक है। और ये यहाँ की नालियों को ऊपर ईंट और पत्थरों से ढक दिया जाता था। तो इसीलिए कारण ये यहाँ की जो नालियाँ थी वो विकसित प्रणाली से ढकी होती थी और प्रत्येक घर की जो नालियाँ होती थी वो मुख्य नालों से जुड़ी होती थी। मतलब हर एक घर का जो छोटा छोटा नाला होता था वो क्या होता था कि गाँव में जो बड़ा नाला होता था उससे जुड़ा होता था। और इससे क्या होता कि सार्वजनिक भवनों, मतलब यहाँ पे सार्वजनिक भवन भी होते। मतलब जैसे कि हमारा पूरे समाज, पूरे गांव के लोग मिल करके कोई एक आश्रम बनाते हैं तो वो सार्वजनिक होता है, उस पर सबका अधिकार होता है। तो यहाँ सार्वजनिक भी भवन होते थे, मकान होते थे। जैसे कि इसमें मिला है स्नानागार, एक स्नानागार मिला है। ठीक है। और ये स्नानागार जो है ये क्या है, एक सार्वजनिक भवन था। उसके बाद लोथल एवं महत्वपूर्ण बंदरगाहों से विकसित व्यापार के प्रमाण मिले। मतलब व्यापार भी करते थे। तो कहाँ से व्यापार के जो प्रमाण मिले हैं वो लोथल से मिले हैं और महत्वपूर्ण जो बंदरगाह थे वहाँ से मिले हैं हमें व्यापार के। तो हमारा जो ये क्वेश्चन था कि क्या आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इन सारे क्वेश्चनों को आप नोट डाउन करें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपको इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहते हैं, आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो ये मत समझिए कि ये सिर्फ इन बोर्डों के लिए है। तो ये वीडियो सभी बोर्डों के लिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि सभी बोर्ड्स के लिए ये वीडियो उपलब्ध है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हों। अगर आपका सिलेबस एनसीईआरटी है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सिलेबस अदर सिलेबस है, मतलब एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरा है, तब आपके लिए ये वीडियो काम की वीडियो नहीं है। ठीक है। अगर आपका सिलेबस एनसीईआरटी है तो ये वीडियो काम का वीडियो है। तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो फर्स्ट चैप्टर था उसका क्वेश्चन आंसर हमसे जितना बन पाया है, बन तो बहुत सारा रहा था लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उन्हीं को इसमें कवर किया है। तो आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अच्छे लगे या नहीं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे राजा किसान और नगर जो था उस सेकेंड चैप्टर, ठीक है, उस चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर यानी कि वीवीआई क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके नाम से लेकर आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से लेकर आएंगे। उसे भी आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।